हेलो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लिंगानुपात की बात कर रहे थे थोड़ा सा, और आपकी बाकी इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसा आपको बताया था मैंने, लिंगानुपात यानी कि कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है वो लिंगानुपात कहलाता है। और हम जो है इसको प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में इसको हम ज्ञात करते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे विश्व के जो संदर्भ में जो लिंगानुपात का जो वितरण है वो आपके इम्पोर्टेंट है, और इसको आप देखें। यहाँ पर आप देखिए, लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में हम बांटते हैं। एक होता है आपके अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो 1050 से जो है अधिक लिंगानुपात वाले देश आते हैं, और इसमें पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र आते हैं जहां पर स्त्रियों की अधिकता है। तो ये सारे जो हैं आपके पश्चिमी देश हैं और विकसित देश हैं। उसके बाद आता है आपकी स्त्री अधिकता वाले देश, ऐसे देश जहां पर 1050 से लगाकर 1000 लिंगानुपात वाले जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। इसमें विश्व के जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीकी जो कंट्री है वो इसके अंतर्गत आपके रखे जाते हैं। आगे आप देखें, इसमें पुरुष अधिकता वाले देश, इसके अंतर्गत जो है लिंगानुपात 1000 से लगाकर 950 तक जो है पाया जाता है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा जो देश हैं वो इसमें आते हैं। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों की हम बात करें तो विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है, और भारत इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें, है ना। विश्व के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो वो जो देश है वो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले भाग के अंतर्गत इनको रखेंगे, और इसमें भारत जो है आता है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत जो है भारत जो है आता है, जहां घटता लिंगानुपात जनसंख्या के असंतुलन के लिए काफ़ी चिंताजनक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, लिंगानुपात के आधार पर हम विश्व को कितने भागों में रख सकते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? एक, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इसमें इसमें जो लिंगानुपात क्या रहेगा? 1050 से अधिक रहेगा। स्त्री अधिकता वाले देश जहाँ पर लिंगानुपात 1050 से 1000 रहेगा। पुरुष अधिकता वाले देश जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से 950 रहेगा। और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश जहाँ पर लिंगानुपात 950 से कम पाया जाता है, और भारत जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम बात करें तो विकसित जो देश है वहाँ पर लिंगानुपात क्या है? ज़्यादा है, और जो अल्प विकसित विकासशील देश है वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो क्या है? कम पाया जाता है। आगे आप देखें, भारत के अंतर्गत लिंगानुपात कम होने का जो रीज़न है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक तो इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत क्या है, भारत जो है विकासशील देश है, और यहाँ रूढ़िवादी जो परंपरावादी समाज है वो पाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण है परंपरावादी समाज का होना, स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार, अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना। तो अगर आपके प्रश्न आता है कि भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए, तो ये चीज़ें आप थोड़ा अंडरलाइन करके इनको नोट करना है, इनको समझना है। अगला टॉपिक आता है आपके जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन का सीधा सा तात्पर्य होता है कुल जनसंख्या के अंतर्गत किसी क्षेत्र में कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहरों के अंतर्गत रहते हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो अध्ययन है वो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें आप विशेष तौर पर आप जो चीज़ें देखें कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर है ना ज़्यादातर लोग प्राकृतिक जो संसाधन है उनके दोहन में लगे होते हैं, या फिर हम बात करें कृषि या उनसे संबंधित कामों में लगे होते हैं 75% से ज़्यादा लोग, तो वो एरिया अपने आप में ग्रामीण होगा। और ऐसा एरिया जहाँ पर लोग जो हैं व्यावसायिक तरीके से, औद्योगिक तरीके से, औद्योगिक जो उत्पादक होते हैं या उन काम में होते लगे होते हैं, तो वो नगरीय एरिया आपके होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को हम देखते हैं। गांव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में
संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या और नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे कि उद्योग और अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। दोनों को अर्थों को जो आप ध्यान रखिए, ग्रामीण जनसंख्या कौन सी होगी और नगरीय जनसंख्या कौन सी होगी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर जो है वो आपको अलग अलग आपको दिखाई देगा। विश्व की कुल जनसंख्या का जो 50% भाग है वो कहाँ रहता है, नगरों में रहता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के 3 गुना से अधिक है। एशिया अथवा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है, जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से लगाकर 78% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। यहाँ पर कुछ आंकड़े आपके दे रखे हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में रहती। कब? 1800 ईस्वी में। ये 1960 में बढ़कर कितनी हो गई? 35%। 1999 में बढ़कर 45% हो गई। 2015 में बढ़कर 53% से अधिक हो गई। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि होना है। ध्यान रखिए, विकासशील देशों है ना, विकासशील देश जिसमें आपके भारत जैसे देश आ जाते हैं। और आप यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नगरों का जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या में 80 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई है? 290 करोड़ पॉपुलेशन ये हो गई है। विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि अंकित की गई नगरों के अंतर्गत। एक जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार सन 2030 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या जो है 2030 तक कितनी हो सकती है? 8 अरब तक ये पॉपुलेशन हो सकती है। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या में निवास करती थी, जो 2015 में 53% हो चुकी है। अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या क्या हो जाएगी? नगरीय हो जाएगी, क्योंकि लगातार जनसंख्या का नगरों की ओर रुझान है। लगातार लोग जो है नगरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, निवास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हैं। नगरीय जनसंख्या का वितरण। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण जो है, उच्च नगरीय जनसंख्या, ध्यान रखें, इस वर्ग में विश्व के जो हैं वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक होता है। इसमें यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, मेक्सिको आ गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो नगरीय जनसंख्या को उच्च प्रतिशत रखते हैं। उसके बाद आता है आपकी मध्यम नगरीय जनसंख्या। इसके अंतर्गत 40 से 60% जनसंख्या नगरीय होती है। चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका आदि कंट्रीज में आ जाते हैं। उसके बाद न्यून नगरीय जनसंख्या वाला जो बात करें हम, तो 40% से कम जनसंख्या वाले जो देश हैं इसमें आते हैं। इसमें भारत आ जाता है, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश कंट्री जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ तक आप जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर आप इसको जो है कंप्लीट करें, इसको समझे आप। हमने बात करी जनसंख्या संगठन की। जो टॉपिक है इसको वापस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य होता है कि कुल जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या कितनी होती है, उनका अनुपात इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी होती है, नगरीय जनसंख्या कौन सी होती है। तो ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 75% या उससे अधिक लोग जो हैं कृषि या उससे संबंधित कामों में लगे होते हैं, तो वो ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है। और गैर कृषि कार्य के अलावा जैसे सेवा हो गया, उद्योग हो गया में लगे जो जनसंख्या होती है वो अपने आप में नगरीय जनसंख्या हो जाती है। यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है आपके संगठन के अंतर्गत साक्षरता। तो साक्षरता की अगर हम बात करें, मैं आपको इसको जो है बताऊं, तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता का मतलब होता है कुल जनसंख्या का वह भाग है ना जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु रखता है और वो पढ़ लिख सकता है और एक दूसरे को समझ व समझा सकता है, अंक गणितीय ज्ञान वो अपने आप में रखता है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साक्षरता जो होती है वो जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का जो है अध्ययन जो है करती है। ध्यान रखें, तो साक्षरता के द्वारा हम जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन
कर सकते हैं। और यह साक्षरता जो होती है वो किसी भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक होती है। इसको भी आप ध्यान रखें। विश्व स्तर पर साक्षरता के अंतर्गत काफ़ी भिन्नता जो है वो हमको जो है दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मैं सीधे सीधे आपको यहाँ जो चीज़ें आपके काम की यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कुछ कंट्री आपके जो दे रखे हैं, है ना, 15 या उससे अधिक आयु 2008 के अंतर्गत 100% साक्षरता वाले कंट्री, जैसे जापान में 100% साक्षरता, ऑस्ट्रेलिया में 100%, डेनमार्क में 100%, फिनलैंड 100%, स्वीडन 100%, नॉर्वे 100%। तो इस प्रकार से कुछ देश है जहाँ पर आपको पूछा जाए प्रश्न कि विश्व के ऐसे देशों के नाम लिखिए जहाँ पर 100% साक्षरता पाई जाती है, तो इन देशों को नाम ध्यान रखना है। विश्व लेवल की हम बात करें तो पूरे विश्व के अंतर्गत 77% साक्षरता हमको दिखाई देती है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी आप इसको देखें। आगे आपकी आती है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य होता है कि कुल जनसंख्या के अंतर्गत जो लोग कौन कौन से व्यवसायों में लगे हुए, है ना। व्यवसाय क्या मतलब होता है, इसमें आपके अलग अलग जो आगे चैप्टर आएगा वहाँ डिटेल से हम बात करेंगे। मैं सामान्य बात आपको बता देता हूँ कि व्यवसाय जैसे प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, चतुर्थक होता है, पंचम होता है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन उनसे जुड़े जो काम होते हैं वो आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग उत्पादक काम आते हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सेवा सेक्टर आ जाता है ना। और चतुर्थक और पंचम के अंतर्गत हम बात करें तो उसमें उच्च स्तरीय सेवाएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना है उसको हम अलग अलग कामों में लगे लोगों के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। यहाँ तक आप इसको देखना है इसको। तो कुल जनसंख्या में जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, अलग अलग जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग होते हैं, है ना। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया था, है ना, कृषि, वानिकी, आर्किड, मत्स्य पालन, पशुपालन, है ना, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, उद्योग निर्माण, बिजली, गैस, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाएं। तो बहुत सारे वर्ग काम के जो अलग अलग सेक्टर हैं इसमें लोग लगे होते हैं। और इसमें जो पॉपुलेशन है वो विशेष ध्यान रखें, आपको पहले बता दिया था मैंने, कार्यशील जनसंख्या आती है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है 15 से 64 आयु वर्ग, है ना, 15 से 64 आयु वर्ग जो अपने आप में उत्पादक होता है ना। तो ये जो आयु वर्ग है ये इसमें लगा आपके होता है, ठीक। इसमें प्राथमिक, है ना, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप आपके आ जाते हैं। तो यहाँ तक आप इसको ध्यान रखें। आगे जैसे आपके जो इसके इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उनको भी पढ़ ले। और आपके इस चैप्टर के जो अभ्यास के जो क्वेश्चन है ना, अभ्यास के जो क्वेश्चन है इसको आप जो है इनको आपको कवर करना है ना, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगले चैप्टर के साथ हम अगली क्लास में, ठीक है, लेके आएंगे। थैंक यू। अभी तक जो चैप्टर आपके हो गए हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके नोटबुक में उतार के इसको जांच है तो मेरे को भेजें। थैंक यू।